दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 27 जनवरी 2024 और चलिए 27 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा पहला करंट अफेयर, यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि 26 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, कह रहा है 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या है। थीम देखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। कह रहा है कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस के साथ मनाया गया। ठीक है, याद रखिए कि 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दोस्तों, थीम क्या थी। थीम थी हमारी कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस के साथ मनाया गया। तो याद रखिए कि 26 जनवरी को दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, थीम कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस के साथ मनाया गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम दूसरे करंट अफेयर को दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने सांडा कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों, याद रखिए सांडा कैटेगरी में भारतीय वुशु खिलाड़ी, ठीक है, भारतीय वुशु खिलाड़ी कौन है, रोशिबिना देवी, क्या है, भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी को दोस्तों बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए कि हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशंस ने सांडा कैटेगरी में भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों हाल ही में आयोजित एशियाई खेल 2022 में 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रोशिबिना देवी ने दोस्तों रजत पदक जीता था। और यह किस राज्य से संबंधित हैं, तो यह भी याद रखिएगा कि जो रोशिबिना देवी है दोस्तों वुशु की खिलाड़ी हैं, यह हमारे मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशंस ने सांडा कैटेगरी में भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी को दोस्तों बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हाल ही में आयोजित एशियाई खेल 2022 में इन्होंने दोस्तों 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रोशिबिना देवी ने क्या, इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। ठीक है, और रोशिबिना देवी याद रखिएगा ये वुशु की खिलाड़ी हैं दोस्तों और मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देखेंगे हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ। चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में ओएनजीसी ने, ठीक है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है, हाल ही में ओएनजीसी ने दोस्तों यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी, क्या है, हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी के गठन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्या है, हाल ही में ओएनजीसी को यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को दोस्तों हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी के गठन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्या है, हाल ही में ओएनजीसी को हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी के गठन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ओएनजीसी के अनुसार क्या है, जो ओएनजीसी के अनुसार कंपनी का जो प्रस्तावित नाम होगा दोस्तों वह है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, याद रखिए क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से देखिए, कह रहा है कि हाल ही में ओएनजीसी को हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी के गठन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, ओएनजीसी के अनुसार कंपनी का जो प्रस्तावित नाम होगा वह है दोस्तों ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, चलिए ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी, याद रखिए 14 अगस्त 1956 को। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। ठीक है, चलिए फिर देखिए, हाल ही में ओएनजीसी को हरित ऊर्जा के लिए सहायक कंपनी के गठन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और याद रखिए जो ओएनजीसी के अनुसार दोस्तों कंपनी का जो प्रस्तावित नाम है वह है ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है, याद रखिए कि ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथे करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों 2023, क्या है, 2023 में इंग्लैंड की खिलाड़ी
नेट साइबर ब्रंट को, क्या है, 2023 में इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है दोस्तों। ठीक है, क्या है, 2023 में इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिए 2023 में इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं दोस्तों कौन, तो नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, कौन है, नेट साइबर ब्रंट, इनको आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है, 2023 में इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा दोस्तों बात करें यदि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, क्या है, बात करें यदि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो इससे सम्मानित किया गया है दोस्तों विराट कोहली को। ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें, ठीक है, तो इससे सम्मानित किया गया है दोस्तों विराट कोहली को। ठीक है, 10वीं बार, ध्यान रखिएगा, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, विराट कोहली, 10वीं बार इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, कह रहा है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्या है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो याद रखिए यह है दोस्तों हमारे उस्मान ख्वाजा। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ध्यान रखिए, कह रहा है कि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, तो याद रखिए उस्मान ख्वाजा। ठीक है, किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों, कह रहा है कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, तो याद रखिए यह है दोस्तों हमारी चमारी आटापट्टू, जो कि है दोस्तों श्रीलंका से। ठीक है, क्या है, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है दोस्तों चमारी आटापट्टू, जो कि संबंधित है श्रीलंका से। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है दोस्तों हमारे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, फिर है दोस्तों अगला क्या है कि आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है दोस्तों हैली मैथ्यू वेस्ट इंडीज की। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि 2023 में दोस्तों इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, फिर से हम रिपीट करेंगे। चलिए, कह रहा है कि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है दोस्तों, तो यह है विराट कोहली। ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को 10वीं बार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों हमारा आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्या है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह दिया गया है दोस्तों हमारे उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या है, अगला है हमारा आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह दिया गया है चमारी अट्टापट्टू को, जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है चमारी अट्टापट्टू को, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पुरस्कार है वह दिया गया है दोस्तों आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, चलिए फिर देखिए आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है दोस्तों हमारी हैली मैथ्यू, जो कि हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज देश से संबंधित हैं हमारी आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैली मैथ्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के करंट अफेयर्स की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, 5वां नंबर हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है। सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक वकील, क्या है, हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक वकील है। ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, और भारतीय मूल के दोस्तों एक वकील हैं जिनका नाम क्या है, अजीत मिश्रा। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक वकील अजीत मिश्रा को दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक वकील अजीत मिश्रा को सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक वकील अजीत मिश्रा को सार्वजनिक क्षेत्रों में, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया, यह याद रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से, तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 6ठे नंबर करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, जगह का नाम याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दोस्तों, ठीक है,
श्री राम वैदिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से, ठीक है, इसका भी नाम, ट्रस्ट का नाम याद रखिए। कह रहा है कि श्री राम वैदिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से 150 एकड़ जमीन में और 600 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर बनाया जाएगा। क्या है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में श्री राम वैदिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से 150 एकड़ जमीन में 600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में श्री राम वैदिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से 150 एकड़ जमीन में व 600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में श्री राम वैदिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से कितना, तो 150 एकड़ जमीन, लागत क्या है दोस्तों इसकी 600 करोड़ रुपए की लागत है। इससे दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए देखेंगे दोस्तों 7वां करंट अफेयर क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, ध्यान रखिएगा, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दोस्तों दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। क्या है, हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। और याद रखिए दोस्तों कि दुनिया भर में जो हमारी गोल्डन टाइगर की आबादी है वह दोस्तों 30 से भी कम है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि हाल ही में गोल्डन टाइगर प्रजाति की, ठीक है, दुर्लभ प्रजाति कौन से नेशनल पार्क में देखी गई है। तो याद रखिए हाल ही में जो गोल्डन टाइगर की दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों वह हमारे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। और दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी दोस्तों याद रखिए 30 से भी कम है। ठीक है, चलिए 8वां देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, 8वां नंबर करंट अफेयर, ध्यान से देखिए। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों 25 जनवरी को, क्या है, हाल ही में 25 जनवरी को दोस्तों अमेरिका के अलबामा राज्य में, ठीक है, याद रखिए हाल ही में 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ, नाम याद रखिए दोस्तों, क्या है, हाल ही में 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को दोस्तों पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, क्या है कि हाल ही में 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को पहली बार है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, याद रखिए कि हाल ही में 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को दोस्तों पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, नाम याद रखिएगा दोस्तों और राज्य याद रखिएगा, देश भी याद रखिए। कह रहा है कि हाल ही में 25 जनवरी को अमेरिका में, ठीक है, देश का नाम याद रखिए यूएसए अमेरिका में, और राज्य का नाम भी याद रखिए कि अलबामा राज्य में दोस्तों। ठीक है, नाम याद रखिए किसको, केनेथ स्मिथ को। ठीक है, पहली बार दोस्तों नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लीजिए कि हाल ही में 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में दोस्तों केनेथ स्मिथ को पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर देखिए दोस्तों, क्या है, वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वाडा को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में रूस जो है दोस्तों वह सबसे खराब देश बना है। क्या है, कह रहा है कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसके 10 साल के वैश्विक अध्ययन में रूस जो है सबसे खराब देश बना है, और जो हमारा भारत है वह द्वितीय स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में रूस दोस्तों सबसे खराब देश बना है। ठीक है, ध्यान रखिए। और हमारे भारत की रैंकिंग क्या है, तो वह है दोस्तों द्वितीय स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में रूस जो है वह सबसे खराब देश बना है, और भारत जो है दोस्तों वह है हमारा द्वितीय स्थान पर। ठीक है, तो प्रथम नंबर पे कौन है, प्रथम स्थान पे है हमारा रूस, और दूसरे स्थान पर याद रखिए भारत। किसमें, वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में रूस जो है वह सबसे खराब देश बना है, और भारत है द्वितीय स्थान पर। वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए
10वां नंबर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, क्या है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने यानी कि इंडियन नेवी ने दोस्तों रणनीतिक रूप से देश में अपने दूसरे, क्या है, रणनीतिक रूप से देश में अपने दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए, क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए तेलंगाना के विकाराबाद जिले को स्थान के रूप में चुना है। ठीक है, और यह जो दोस्तों वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन स्थापित किया जाएगा, यह 2027 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से देश में अपने दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन, जिसको हम लोग VLF भी कहते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों, वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए किसको चुना है, तो याद रखिए जो तेलंगाना का विकाराबाद जिला है दोस्तों, इसको स्थान के रूप में चुना है। ठीक है, और 2027 तक हमारा जो ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी केंद्र है यह बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से देश में अपने दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए दोस्तों तेलंगाना के विकाराबाद जिले को स्थान के रूप में चुना है। और यह जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार केंद्र है दोस्तों, यह हमारा 2027 तक बनके पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए कि भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से देश में अपने दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए तेलंगाना के विकाराबाद जिले को स्थान के रूप में चुना है। ठीक है, और 2027 तक दोस्तों हमारा यह वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब साथ में हम कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी कवर कर लेते हैं, देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग स्टैटिक पार्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इकोनॉमिक्स का, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। वह है हमारी इम्पॉर्टेंट कमिटी। ठीक है, महत्वपूर्ण समितियां देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, पहला जो है दोस्तों वह है हमारी स्वामीनाथन कमेटी। ठीक है, स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति स्थापित की गई थी दोस्तों जनसंख्या नीति पे। ठीक है, स्वामीनाथन समिति स्थापित की गई थी हमारी जनसंख्या नीति के लिए। ठीक है, स्वामीनाथन समिति संबंधित हो जाएगी हमारी जनसंख्या नीति से। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे हम जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति है दोस्तों हमारी प्रतिभूति घोटाला से। क्या है, जानकी रमन समिति है दोस्तों हमारी प्रतिभूति घोटाला से। फिर देखिए, स्वामीनाथन समिति थी दोस्तों जनसंख्या नीति के लिए। क्या है, स्वामीनाथन समिति थी जनसंख्या नीति के लिए। जानकी रमन समिति थी दोस्तों प्रतिभूति घोटाला के लिए। क्या है, जानकी रमन समिति थी दोस्तों हमारी प्रतिभूति घोटाला के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, फिर थी दोस्तों हमारी दांतेवाला समिति। तो दांतेवाला समिति थी दोस्तों बेरोजगारी के अनुमान के लिए। क्या है, दांतेवाला समिति थी दोस्तों हमारी बेरोजगारी के अनुमान के लिए। ठीक है, फिर है सरकारिया समिति, बार बार पेपर में पूछा जाता है, याद रखिए। क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, यानी कि केंद्र राज्य संबंध के लिए हमारी संबंधित थी सरकारिया समिति। ठीक है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, फिर देखेंगे दोस्तों हम गोस्वामी समिति। ठीक है, तो गोस्वामी समिति हमारी संबंधित थी औद्योगिक रुग्णता से। क्या है, गोस्वामी समिति संबंधित थी औद्योगिक रुग्णता से। ठीक है, याद रखिए गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे दोस्तों हमारी महालनोबिस समिति। ठीक है, तो महालनोबिस समिति संबंधित है आपकी नेशनल इनकम से, यानी कि राष्ट्रीय आय से। क्या है, महालनोबिस समिति संबंधित है दोस्तों हमारी नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय से। ठीक है, याद रखिएगा महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। फिर देखेंगे दोस्तों हम लोग रंगराजन समिति। ठीक है, तो रंगराजन समिति है हमारा संबंधित दोस्तों भुगतान संतुलन से। ठीक है, रंगराजन समिति हमारी संबंधित हो जाएगी दोस्तों भुगतान संतुलन से। ठीक है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। ठीक है, याद रखिएगा रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। ठीक है, आठवां हमारा जो है दोस्तों वह है मल्होत्रा समिति। ठीक है, तो हमारा जो मल्होत्रा समिति संबंधित हो जाएगा दोस्तों, मल्होत्रा समिति किससे है, मल्होत्रा समिति याद रखिए बीमा क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न ये, मल्होत्रा समिति हो जाएगा दोस्तों हमारा बीमा क्षेत्र में सुधार से। ठीक है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। ठीक है, चलिए खुसरो समिति दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो खुसरो समिति याद रखिए कृषि साख से। ठीक है, खुसरो समिति हमारा संबंधित हो जाएगा दोस्तों कृषि साख से। क्या है, खुसरो समिति संबंधित हो जाएगा कृषि साख से। ठीक है, चलिए गोईपुरिया समिति कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिए गोईपुरिया समिति हो जाएगा दोस्तों बैंक सेवा सुधार। ठीक है, गोईपुरिया समिति हो जाएगा दोस्तों बैंक सेवा सुधार। ठीक है, गोईपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार से। ठीक है, भूरेलाल समिति यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिए मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए जाना जाता है हमारा
भूरेलाल समिति को। क्या है? मोटर वाहन करों में वृद्धि। ठीक है, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। ठीक है, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भंडारी समिति कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए हमारी भंडारी समिति थी। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए हमारी भंडारी समिति। ठीक है, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों है हमारा सच्चर समिति। तो याद रखिए सच्चर समिति है दोस्तों मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। क्या है? सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। फिर है दोस्तों हमारी एस तारापोर समिति, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया, रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। क्या है? एस तारापोर समिति है दोस्तों, याद रखिए एस तारापोर समिति है रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। ठीक है, फिर है दोस्तों आबिद हुसैन समिति, कई बार पेपर में पूछा गया, याद रखिए लघु उद्योग के लिए। ठीक है, आबिद हुसैन समिति है दोस्तों लघु उद्योग के लिए। ठीक है, आबिद हुसैन समिति है लघु उद्योग के लिए। फिर दोस्तों डॉक्टर कीर्ति अस्पारिक समिति, कई बार पेपर में पूछा गया, पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। क्या है? डॉक्टर कीर्ति एस पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। क्या है? डॉक्टर कीर्ति एस पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर है बी एस व्यास समिति। तो बी एस व्यास समिति याद रखिए कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए। ठीक है, बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए। ठीक है दोस्तों, महाजन समिति दोस्तों हो जाएगा हमारा चीनी उद्योग से संबंधित। महाजन समिति हो जाएगा दोस्तों हमारा चीनी उद्योग से। ठीक है, महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति गठित की गई थी दोस्तों वस्त्र नीति के लिए। क्या है? सत्यम समिति गठित की गई थी दोस्तों वस्त्र नीति के लिए। ठीक है, मीरा सेठ समिति, कई बार पेपर में पूछा गया, याद रखिए हथकरघा के विकास के लिए। क्या है? मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। फिर से एक बार सबको रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति है प्रतिभूति घोटाला। दांतेवाला समिति है बेरोजगारी के अनुमान के लिए। दांतेवाला समिति है बेरोजगारी के अनुमान के लिए। दांतेवाला समिति है बेरोजगारी के अनुमान के लिए। सरकारिया समिति है केंद्र राज्य संबंध के लिए। सरकारिया समिति है केंद्र राज्य संबंध के लिए। गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता के लिए। गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता के लिए। गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता के लिए। महालनोबिस समिति है राष्ट्रीय आय के लिए। महालनोबिस समिति है राष्ट्रीय आय के लिए। ठीक है, रंगराजन समिति है भुगतान संतुलन के लिए। रंगराजन समिति है भुगतान संतुलन के लिए। रंगराजन समिति है भुगतान संतुलन के लिए। मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। खुसरो समिति है कृषि साख के लिए। खुसरो समिति है कृषि साख के लिए। गायपोरिया समिति है बैंक सेवा सुधार के लिए। गायपोरिया समिति है बैंक सेवा सुधार के लिए। भूरेलाल समिति है मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए। भूरेलाल समिति है मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के लिए। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। डॉक्टर कीर्ति एस पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए। डॉक्टर कीर्ति एस पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए। डॉक्टर कीर्ति एस पारीक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए। बी एस व्यास समिति दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार के लिए। महाजन समिति चीनी उद्योग। महाजन समिति हो जाएगा हमारा चीनी उद्योग। महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति वस्त्र नीति। सत्यम समिति वस्त्र नीति। सत्यम समिति वस्त्र नीति। मीरा सेठ समिति याद रखिए हथकरघा के विकास के लिए। मीरा सेठ समिति हमारा हथकरघा के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा। स्टैटिक्स जो पार्ट है हमारा उसके तहत हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा, महत्वपूर्ण समितियां, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो आज की करंट अफेयर्स वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।